हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द राइजिंग क्लासेस पर। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि आप सभी के जो है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। 16 मार्च से आपका पहला पेपर इंग्लिश का स्टार्ट होने वाला है। लेकिन पता लगा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको साइंस और मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। साइंस और मैथ्स उनकी काफ़ी वीक रह गई है। कुछ हमारे टॉपर स्टूडेंट्स भी हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स बाकी रह गए हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, क्योंकि अगर एक एक को पढ़ाने जाएं तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए हम द राइजिंग क्लासेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करना है, टारगेट 90+। जी हाँ, टारगेट 90+। हमारा एक ही मोटिव रहने वाला है यहाँ पर कि किसी भी कंडीशन में हर वो स्टूडेंट्स जो हमारी वीडियो देख रहा है यहाँ पर, उसको इतना अच्छे से पढ़ाया जाए, उसको इतना मोटिवेट किया जाए, इतना अच्छे से समझाया जाए, उसको इतना अच्छा टीच किया जाए कि वो कैसे भी कुछ भी करके इस टारगेट 90+ को अचीव कर सके। साइंस और मैथ्स दोनों ही सब्जेक्ट में 90+ तक पहुंच सके। हमारा टारगेट यही रहने वाला है मेन। लेकिन हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहेंगे, अगर आप सभी की दिली ख्वाहिश रही इस चीज़ के बारे में कि आपको इंग्लिश भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए, सामाजिक उर्दू संसद भी चाहिए, तो बिल्कुल आपको उसकी भी वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी। हम बात करते हैं, लेकिन पहले आज मेनली जो है हमारी मैथ्स और साइंस की। तो बात करते हैं पहले स्टार्टिंग में साइंस का पेपर होने वाला है आपका पहले मैथ्स से। जो साइंस का पेपर है आपका, वो पेपर होगा आपका 23 मार्च को। जी हाँ, 23 मार्च को आपका साइंस का पेपर है। फिर बात करते हैं मैथ्स को लेकर। तो जो आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है वो होने वाला है आपका 27 मार्च को। और बड़ा ध्यान रखना, आज जो तारीख है वो 21 फरवरी हो चुकी है और जो इस साल की फरवरी है वो 28 डेज 28 दिनों की ही है। तो 7 दिन बचे हुए हैं फरवरी के। 23 दिन अगर आप मार्च की काउंट कर लेते हो तो लगभग 30 डेज 30 दिन आपके पास बचे हैं। और इन 30 दिनों के अंदर आपको साइंस के भी 80 मार्क्स, तो ये पेपर आपका 80 मार्क्स का ही होने वाला है। जो मैथ्स है वहां से भी हम बात करते हैं 80 मार्क्स, क्योंकि इसका ही पेपर आपका 80 नंबर का ही होने वाला है। दोनों के पूरी तरीके से 80 मार्क्स का जो आपके पास सिलेबस है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, कंप्लीट पैटर्न के साथ पूरा समझाते हुए बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से आपके पास पहुंच जाएगा। और समझने की आप प्रॉब्लम बिल्कुल मत रखना, आपको समझा बिल्कुल बारीकी से जाएगा। यहाँ तक कि नीचे से लेकर ऊपर तक के लेवल का हमको पूरा समझाया जाएगा। आपको बता दिया है कि हम बिल्कुल नीचे के लेवल से लेकर ऊपर तक के लेवल तक की आपके साथ मेहनत करेंगे। आपको बिल्कुल बारीक से बारीक नॉलेज दे दी जाएगी, बिल्कुल फास्ट तरीके से आपको समझाते हुए। आप ये मत सोचना कि सर बार बार फास्ट एंड फ्यूरियस बोल रहे हैं, बहुत तेजी से पढ़ाएंगे। बिल्कुल कोशिश पूरी तेजी से होगी, लेकिन बेटा आपको एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी मिल जाएगी। और इस तेजी की बेटा एक वजह है कि जो हमारे पास दिन बचे हैं वो 30 डेज, सिर्फ 30 दिन बचे हैं। और बेटा ध्यान रखना कि इन 30 दिनों के अंदर जितनी मेहनत हमें करनी है ना, उससे 2 गुनी 3 गुनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसमें मक्कारी बिल्कुल नहीं कर सकते हो। पूरी कोशिश करना, जी तोड़ कोशिश करना कि आप कुछ भी करके इन 30 दिनों के अंदर आपकी साइंस मैथ्स कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन आपको 90+ तक पहुंचना पड़ेगा। अपने माँ बाप के सपनों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए जो काम करो दिल से करो, शिद्दत से करो। और आपके दिल से किया है नहीं किया है, शिद्दत से किया नहीं किया है, आपके पास बेटा नॉलेज कितनी हो, लेकिन जो दुनिया है सबसे पहले आपकी मार्कशीट मांगती है। तो बेटा टारगेट अगर करना है तो पहले आपको बोर्ड पैटर्न को समझना पड़ेगा। उस पैटर्न को समझ के उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। आज हम पढ़ते सब कुछ हैं लेकिन फ्री मार्क्स नहीं आ पाते। उसका एक मेन रीजन होता है कि हम पैटर्न से नहीं पढ़ते हैं। तो ये 30 दिन है और ये 90+ मार्क्स हैं। बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप जी तोड़ मेहनत करोगे, अपनी नींद को, अपनी आलस का त्याग कर दोगे, उसको छोड़ दोगे कुछ वक्त के लिए, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा। लेकिन इस 30 दिन के अंदर अगर आप यहां पहुंच जाते हो तो आपकी मार्कशीट आप दिखाने लायक रहेगी, अपने पड़ोसी को दिखा सकते हो। वरना पता लगे कि आप नंबर स्कोर कर रहे हो 45 से लेकर 50 के बीच में या 60 के बीच में, क्या दिखाओगे आप पड़ोसी को? आपका पड़ोसी आपको चिड़ा चिड़ा के जान ले लेगा। 10th पढ़ी है नहीं पढ़ी है सब इक्वल हो जाएगा। सो बेटा अगर टारगेट रखना है तो 90+ मार्क्स का ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी तोड़ मेहनत करनी है आपको, मीटर हम देंगे आपको, बेफिक्र रहेगा मीटर को लेकर। और कम से कम साइंस और मैथ्स का डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा, वहां तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और अगर जरूरत पड़ेगी आपको तो आपको हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सामाजिक इनके भी नोट्स हम अवेलेबल करा देंगे, वीडियोस अवेलेबल करवा देंगे। बट एक ही कंडीशन है बेटा, आप सभी से एक ही चीज चाहिए कि आप दिल लगा के अपनी पूरी जान के साथ मेहनत कीजिएगा।
तो स्टूडेंट, पड़ोसियों की बात हो गई, 90+ नंबर की बात हो गई, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता है, पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी मैथ्स की क्लास। मैथ्स किस टाइप से पढ़ने वाले हैं हम सभी। तो क्लासेस तो मैथ्स और साइंस दोनों की चलेगी, लेकिन स्टार्टिंग मैथ्स से करते हैं। आपको मैथ्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। करने के वाले हैं इस सीरीज के अंदर हम स्टार्टिंग। जैसे मैथ्स आपके मार्क्स है टोटल 80, और आपके सिलेबस में जो एक्सरसाइज, जो प्रश्नावलियां हैं या जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, वो टोटल 15 है। आप इसको चैप्टर बोल लो, अध्याय बोल लो या एक्सरसाइजेस बोल लो, हिंदी में प्रश्नावलियां बोलते हैं हम, यही बता देते हैं। प्रश्नावली या चैप्टर को बोलते हैं अध्याय। ये हमारे पास टोटल 15 रहने वाले हैं। जी हाँ, 15 चैप्टर्स हैं और मार्क्स कितने हमारे पास 80। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये बिल्कुल मत सोचना जो बच्चे बिल्कुल पढ़े नहीं हो, जो 15 चैप्टर है उनमें 80 नंबर का डिवाइड होना, सारे चैप्टर्स बराबर अंकों के बिल्कुल नहीं है। सभी के जो मार्क्स हैं बोर्ड ने अलग अलग डिसाइड किए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको शहाबुद्दीन सर ने अभी बताया कि आपका अपना चैनल द राइजिंग क्लासेस आपके लिए लेकर आया है सीरीज टारगेट 90+, जिसमें शहाबुद्दीन सर ने आपके सामने मैथ्स के पूरे सिलेबस की डिस्कशन की, और अब मैं आपको साइंस के सिलेबस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो साइंस का सिलेबस है वो टोटली 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें सबसे पहला पार्ट जो हमारा आता है वो है केमिस्ट्री, जिसे हम रसायन विज्ञान भी बोल सकते हैं। इसके टोटल मार्क्स हमारे पास है 25, जो कि टोटली 5 पार्टों में डिवाइड है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5। इसमें हम रासायनिक परिवर्तनों के बारे में, अम्ल क्षार के बारे में, धातु अधातु के बारे में, और एक चैप्टर जिसे चैप्टर नंबर 4 हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कार्बनिक रसायन। चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद चैप्टर 6 से आपकी शुरू होगी बायोलॉजी, जिसे हम जीव विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, जो कि टोटली आपके 23 मार्क्स, जिसमें आपके चैप्टर्स होंगे 6 to 9। यहाँ बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम, चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय, और चैप्टर नंबर 8 जनन की बात करते हुए चैप्टर नंबर 9 में आनुवंशिकता की बात करेंगे। फिर बात आती है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसे हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं, जिसे भौतिक विज्ञान भी बोला जाता है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा नंबर का पोर्शन और सबसे कम पार्ट्स में, क्योंकि ओनली 4 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 10 to 13, और नंबर अचीव कर सकते हो आप यहाँ से 25। उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन बचता है एनवायरनमेंट, जिसे हम पर्यावरण भी बोल सकते हैं, जिसमें हमें ओनली 7 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, और जिसमें चैप्टर्स हैं हमारे पास 14 to 16, यानी कि 3। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमारे पास साइंस के 4 पोर्शंस हैं, इन पोर्शंस को अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसे कि आपको शहाबुद्दीन सर ने बता दिया है कि हमारे पास इस प्रिपरेशन के लिए ओनली 30 डेज़ है, तो इस चीज़ को देखते हुए हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि हम मैक्सिमम हर पोर्शन को 8 से 10 दिन में कवर करें, जिसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मैथ्स के चैप्टर की बात कर चुके हैं, 15 चैप्टर्स हैं। अब आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे बात करते हैं 15 चैप्टर में से हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 14 प्रश्नावली 14,
जिसका नाम है सांख्यिकी। इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके मार्क्स की बात करते हैं तो ये 11 नंबर का 11 नंबर का चैप्टर है, 11 नंबर की हमारे लिए प्रश्नावली है। अगर बोर्ड पैटर्न की बात करते हैं हम तो आपके जो मैथ है गणित जो है, गणित के आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो 1 नंबर के आएंगे, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से इन चारों टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और तो और जो 1 नंबर है उसके 2 क्वेश्चन आएंगे। एक रहेगा ऑप्शनल टाइप का, आधा सादा वाला, विकल्प वाला। एक रहेगा रिक्त स्थान वाला। 2 क्वेश्चन मतलब 1+1। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी 2 नंबर का वो रहने वाला है। एक 3 नंबर का आएगा और एक 4 नंबर का आएगा। एक और एक 2, 2 और 2 4, 4 3 7 और 4 11 नंबर की प्रश्नावली आपके लिए हो जाती है। अब नंबर की तो बात हो गई। अब ये 11 नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना क्या होगा इस प्रश्नावली के अंदर? तो इस प्रश्नावली के अंदर मेनली 3 टॉपिक दिए गए हैं सिर्फ। एक है हमारे पास माध्य, जिसको आप 9th में पढ़ के आए हो। सेकंड है माध्यक, इसको भी आप 9th में पढ़ चुके हो। और तीसरा है बहुलक, जो आपने 9th क्लास में इसको भी देखा ही था। जी हाँ, ये तीनों ही माध्य, माध्यक और बहुलक। अब आपको लग रहा है कि तीनों जब 9th में पढ़ लें तो 10th में क्यों दे रखें? तो ऐसी बात है कि माध्य, माध्यक और बहुलक जो हमारे 9th क्लास में थे वो थोड़े लो लेवल पे थे, और जो हमारी 10th क्लास में थोड़े हाई लेवल पर आ जाते हैं। ठीक है। और ये जो माध्य है ये तो आपके 11th में भी काम आएगा, जो माध्यक है वो भी आपके 11th में काम आएगा, और 12th में फिर से माध्य वापस से काम आता है। यहाँ तक कि आपके आगे चल के BSc वगैरह में टॉपिक जो है काम आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मार्क्स में काफ़ी सारे हैं, क्योंकि 80 नंबर का पेपर होने वाला 15 प्रश्नावली के बीच में, और 11 नंबर की अकेली प्रश्नावली। आज की इस वीडियो में हम जो मेनली बात करेंगे वो सिर्फ माध्य के ऊपर करेंगे कि माध्य कैसे याद किया जाता है, 9th क्लास में हम कैसे याद किया करते थे, और 10th क्लास में कितनी विद्या दी गई है, 3 विद्या दी गई है, उन तीनों विद्यों की बात करेंगे। और 9th में हम पढ़ के आए हैं उसका भी हम रिपीट वापस से करने वाले हैं। तो माध्य, जो माध्य है हम इसको औसत मान भी बोल सकते हैं। ठीक है। केवल आंकड़े, और आंकड़ों को प्रेक्षण ही बोलते हैं हम, आंकड़े या प्रेक्षण दिए गए हों तो माध्य। और माध्य को जो है कोड के रूप में, संकेत के रूप में x बार से व्यक्त किया जाता है। इसको x, और इसके ऊपर जो आड़ी लाइन खींची हुई है इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं इसको? बार, यानी x बार। माध्य को किससे व्यक्त करते हैं? x बार से। और ये जो x बार है ये x बार बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य बराबर x बार बराबर कितना होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ आंकड़े लेते हैं कि आंकड़ों 2 3 5 9 11 का माध्य ज्ञात करो। एक उदाहरण से समझ रहे हैं हम। इस वाले जो हमारा सूत्र है x बार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखो कैसे होगा कि आंकड़े दे रखे हमें, दे रखे क्वेश्चन के अंदर। बात करते हैं माध्य के फॉर्मूला से कि चूंकि माध्य x बार बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो x बार बराबर आंकड़ों का योग करना है, जो आंकड़े दे रखे सभी को जोड़ दो। ये 2 + 3 + 5 + 9 + 11 बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े हैं कितने? तो 1 2 3 4 और 5, तो बटे में 5, यानी कि x बार बराबर 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 11 30, 30 बटे 5। और 30 से 5 कर रहा है कितनी बार? 6 बार। 6 पंजे 30, और 6 क्या है हमारा माध्य, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से पढ़ गए हो 9th क्लास में। 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10th क्लास के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। 10th क्लास में जो माध्य इंपॉर्टेंट है वो 3 विधियों से हैं, और वो 3 विधियां कुछ इस तरह से। अब हम बात करते हैं आपकी 10th क्लास में माध्य ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां दी गई है। तो हेडिंग डालते हैं हम, माध्य ज्ञात करने की
विधियां, माध्य ज्ञात करने की विधियां। देखिए आपके 10th क्लास के अंदर मेनली 3 विधियां दी गई है। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी का नाम है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि का नाम है पग विचलन विधि। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको ये तीन ही विधियां अच्छे से आनी चाहिए। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, सेकंड है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी है पग विचलन विधि। जो सबसे नॉर्मल विधि है वो प्रत्यक्ष विधि है, लेकिन इसमें जो गणना होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। जो कल्पित माध्य विधि है इसमें गणना थोड़ी छोटी हो जाती है, और पग विचलन में जो गणना थोड़ी और कम हो जाती है, मतलब जो बड़ी बड़ी संख्या होती है वो नहीं आती है। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं अपने लिए प्रत्यक्ष विधि की। जो हमारी प्रत्यक्ष विधि है उसमें माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र है, एक फॉर्मूला है हमारे पास कि इसके लिए माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। x बार आप जान चुके हो पहले से माध्य होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। ये चिन्ह है इसका मतलब होता है सिग्मा, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या योग। fi इसका मतलब होता है बारंबारता, जो कि आपको सवाल में दे दी जाएगी। जो आपको सवाल में सारणी मिलेगी या जो भी आपको मान दिए गए उसमें बारंबारता fi का मान आपको मिल जाएगा। ये होता है xi, जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ये भी आपको सवाल में, अधिकतर सवाल में अलग से दे दिया जाएगा, और कुछ सवाल में वर्ग चिन्ह अलग से नहीं दिया गया होता है। वहां आपको मिलता है, क्या मिलता है वहां पर आपको? वर्ग अंतराल। क्या मिलेगा वहां पर आपको? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल से आप xi का मान निकाल सकते हो। कैसे? कि वर्ग अंतराल से xi का मान तो कैसे निकालोगे? तो जब भी वर्ग अंतराल मिलेगा तो उसमें दो सीमा मिलेगी। एक मिलेगी निम्न सीमा, निम्न सीमा, और एक मिलेगी आपको उच्च सीमा। कहने का मतलब समझो, जैसे 10 से 20, 20 से 30, जो पहले दे रखी छोटा मान वो निम्न सीमा है, जो बाद में रखा है वो उच्च सीमा है। दोनों को जोड़ दो। कैसे? कि ये 10 प्लस 20 बटे में 2 का भाग दे दो, 30 बटे 2 यानी कि 15। यही के लिए हमारे लिए xi का मान देना होगा। जब एग्जाम्पल करेंगे और बेहतर आप समझ जाओगे। निकालना कैसे xi मान? और दे नहीं रखा हो तो जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है दोनों को जोड़ दो, उन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे दो, आपके लिए xi का मान निकल जाएगा। और प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है कि x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब जोड़ना या योग होता है, fi का मतलब बारंबारता है, xi का मतलब वर्ग चिन्ह से। ये दोनों मान आपको मिल जाएंगे। fi xi का मतलब कि fi के संगत xi के जो मान दे रखे हैं उनको आपस में आपको गुणा कर देना है। स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं हमारी दूसरी विधि, जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है यहाँ पर x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा f। क्या होता है? a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा चीज आई है तो a आया है और एक ये डी आया। fi तो मतलब वही बारंबारता मान। जो a है इसको बोलते हैं कल्पित मान। क्या बोलते हैं इसको? कल्पित मान। इसको लिया था हमेशा xi के मान में से, xi के मान में से या मानों में से लिया गया। कोई सा भी एक हम चूज कर सकते हैं। xi के में विभिन्न मान मिलते हैं, उन विभिन्न मानों में से हम कोई सा भी एक मान इस a के लिए निर्धारित कर सकते हैं। अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से हम उसको a को ले सकते हैं। जो di होता है इसको बोलते हैं विचलन, और इसका सूत्र होता है di बराबर xi माइनस, यानी हमारे जो xi के मान होते हैं
उनमें से हम जो a का मान चूज करेंगे उस a के मान को हम घटाएंगे तो हमें di का मान मिल जाएगा। तो यही है इसके लिए फॉर्मूला कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा f आई डिवाइड बाय सिग्मा f आई। यूज कैसे करना है अभी जैसे कैलकुलेशन विधि और हो जाए फिर एक एग्जांपल से सबको अपन समझ लेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम बात करते हैं हमारी लास्ट विधि, तीसरी और अंतिम विधि, वर्ग विचलन विधि। जो हमारी वर्ग विचलन विधि है इसके लिए सूत्र माध्य का x बार बराबर होता है कि a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू ए। तो अभी भी हमारे लिए कल्पित मान रहने वाला है, एफ आई वही बारंबारता रहती है। यहाँ पर दो चीज एक्स्ट्रा, एक तो यू आई और एक एच। अब आपको यहाँ पर जो मेन चीज समझने वाली है वो है यहाँ पर एच का मान। इस एच के मान से आप क्या समझोगे, देखो जो एच बराबर है ये होता है वर्ग अंतराल, जितने का भी गैप दोनों हमारी निम्न सीमा और उस सीमा के बीच में दिया हो। जैसे वर्ग अंतराल मानो कि आपके 0 से 5, 5 से 10 है, तो दोनों के बीच में गैप कितने का है, 5 माइनस 0 यानी कि 5 का, 10 माइनस 5 यानी 5 का। तो यहाँ पर एच का मान कितना होगा, 5। मान लो कि अंतराल ऐसे हो 10 से 20, 20 से 30, दोनों के बीच में गैप कितना है 10 का, तो यहाँ पर एच का मान कितना होगा 10, यानी एच बराबर होगा हमारे लिए वर्ग अंतराल। यहाँ से हम एक चीज और सीख सकते हैं कि जो पग विचलन विधि है उसके लिए वर्ग अंतराल होना अनिवार्य है। यानी पग विचलन विधि तभी काम में आएगी जब सारणी में आपको वर्ग अंतराल दे रखा होगा। अगर सारणी में वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है तो आप पग विचलन विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात करते हैं फिर ui क्या होता है। तो ui बराबर होता है हमारे लिए di अपॉन h, यानी कि xi माइनस a अपॉन h। इसको हम क्या बोलते हैं, ui बोलते हैं। और fi ui निकालने के लिए कुछ नहीं, बस fi को ui से गुणा कर दो। अगर आपने तीनों सूत्रों को गौर से ध्यान दिया, अच्छे से ध्यान दिया तो आपने एक चीज देखी होगी कि हमेशा एक चीज तो कॉमन रही है, बटे में सिग्मा fi का आना, यानी बारंबारता का योग तो हर एक में होना ही है। और आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। उस एक उदाहरण के अंदर हम माध्य की तीनों ही विधियों का प्रयोग करेंगे और तीनों ही विधियों को एक ही एग्जांपल से हम समझ लेंगे। उसके बाद में एक सवाल आपको होमवर्क से दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पर स्टार्ट करते हैं एग्जाम। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक सवाल है। नीचे दी हुई सारणी, जो सारणी दी गई है, भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। यानी कितनी प्रतिशत महिला शिक्षिका हैं यहाँ पर और कितने राज्य संघीय क्षेत्रों में, मतलब जैसे 15 से 25% जो महिला शिक्षक है वो कितने संघीय क्षेत्रों में, तो 6 क्षेत्र। ऐसे 25 से 35 में कितनी है, तो 11। इस टाइप से आपको पूरा बंटन एक दे रखा है। अब यहाँ पर हमें करना है क्या है कि ये जो बंटन हमें दिया गया है इस बंटन का माध्य ज्ञात करेंगे। और जो माध्य ज्ञात करेंगे, करना क्या है, लिख देते हैं एक बार। इसके लिए माध्य हमारे लिए बराबर क्वेश्चन मार्क है, ये हमें ज्ञात करना। अब यहाँ पर जो माध्य ज्ञात करेंगे वो हमारी तीनों विधियों से, जो हमारी प्रत्यक्ष विधि है, जो हमारी कल्पित विधि है और जो हमारी पग विचलन विधि है, हम तीनों विधियों से बारी बारी से इसका माध्य ज्ञात करेंगे। फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सी विधि आसान है। वैसे अगर मेरे से पर्सनल सजेशन मांगोगे आप तो मुझे कल्पित विधि काफी ज्यादा पसंद है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से जब हम ज्ञात करने वाले हैं तो सबसे पहले माइंड में फॉर्मूला आना चाहिए कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य यानी एक्स बार ज्ञात कैसे करते हैं। तो याद कीजिए, हमें लिखा था फॉर्मूला एक्स बार बराबर करके, इस एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। और हर फॉर्मूले के अंदर एक चीज कॉमन थी, बटे में सिग्मा एफ आई। यानी माध्य निकालने के लिए आपको ये चीज तो परमानेंट चाहिए ही सही, सिग्मा एफ आई। बारंबारताओं का योग तो आपके लिए कंपलसरी है हर माध्य के अंदर। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं, जो हमें बारंबारता दी गई है हम उसका मान निकालेंगे, ये एफ आई का मान, ठीक है। देखिएगा 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25, 25 के 5 हासिल के 2, 2 और 1 3। जो बारंबारता का योग है वो कितना है हमारे पास 35।
ये तो हमने कर लिया। और क्या चाहिए हमें, एफ आई एक्स आई भी चाहिए। अब देखो आप यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हो कि हमारे पास वर्ग अंतराल है, एक्स आई का हमारे पास मान नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपको एक्स आई का मान निकालना हो तो क्या करते हैं, देखो एक्स आई, तो आप सभी से कहा था कि हम दोनों वर्ग अंतराल को आपस में जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो 15 और 25 कितने होते हैं, 40। 40 में 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 20 बार, यानी इसके लिए एक्स आई का मान कितना आएगा। फिर 25 और 35 इन दोनों का योग कितना होता है, तो 60। 60 में 2 का भाग तो कितना आएगा, 30। तो ये लिख दिया हमने 30। अब आप देख सकते हो कि वर्ग अंतराल सबके अंदर जो अंतर 10-10 का चल रहा है, जैसे 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, सब में 10 का अंतर है। यानी कि एक्स आई के मान में भी 10 का अंतर चलता रहेगा। कैसे, जैसे 20 से फिर 30 आएगा, 30 से कितना आएगा 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से फिर 80। ये किसके मान हो गए हमारे लिए, एक्स आई। लेकिन प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने किसका मान चाहिए, एफ आई एक्स आई का। तो पहले एफ आई एक्स आई निकालते हैं। तो ये रहा एफ आई का मान, ये रहा एक्स आई का मान। तो ये एफ आई एक्स आई का कॉलम हम बना देंगे। देखो एफ आई एक्स आई का मतलब होता है कि एफ आई को आपको एक्स आई से गुणा करना है, और हमेशा संगत मान गुणा होते हैं, ध्यान रखना। संगत मान, सामने वाला, यूं नहीं कि 6 के 30 से गुणा कर देना। 6 के सामने कितना है 20, 11 के सामने कितना है 30। तो आमने सामने के ही मान गुणा करने, अलग से समझदारी नहीं करनी। 6 गुणा 20 से करें तो 6 दूनी 12, 0 की 3 11 33, 0 की 7 चौक 28, 0 की 5 चौक 20, 0 की 0, 4 छंग 24, 0 की 7 दूनी 14, 0 का, और एक 80, 80। और इसका भी क्या करना है हमें, योग, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा मतलब योग ही करना है, ठीक है। तो योग कर लेते हैं इसका, 0 की 0, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 4 21, 21 और 8 29, 29 के 9 हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। यानी इसका योग कितना हमारे पास 1390, 1390। देखो प्रत्यक्ष विधि से माध्य एक्स बार बराबर होता है हमारे लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ। तो ये एक्स बार बराबर, देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, सबका योग कितना है 1390, बटे सिग्मा एफ आई बारंबार का योग कितना आता है 35। देखो 5 से कट रहे हैं, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 3 बचे 39, 5 7 35, 4 बचे और 8 बचे 35। 5 से कितनी बार कट जाएगा 7। अब देखो 7 से कुछ बार कट रहे हैं क्या, तो 7 के 21, 6 बच जाएंगे 68, नहीं जा रहा पूरी बार, कोई बात नहीं। तो x बार बराबर 278 बटे 7। अब 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 या 21, 3 बार, 27 में से 21 गए, 6 बचेंगे 68 हो जाएंगे। 7 7 49, 8 56, 9 7 63, 9 7 63, कितने बचेंगे 5, पॉइंट लगाएंगे 50, 7 7 49, 1 बचेगा 10, 1 7 7, यानी माध्य कितना है इसका 39.7 है। तो ये रहे हमारे पास प्रत्यक्ष विधि। क्या किया, सबसे पहले वर्ग अंतराल से एक्स आई का मान निकाला, एक्स आई का मान निकालने के बाद एफ आई एक्स आई का मान निकाला, एफ आई का सिग्मा किया, सबका योग किया, एफ आई एक्स आई का भी सिग्मा किया मतलब योग किया, और दोनों की योग का अनुपात निकालने में माध्य मिल चुका है। ये थी हमारी प्रत्यक्ष विधि। अगली विधि हम पढ़ेंगे कल्पित विधि, और उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट्स पहले भी प्रत्यक्ष विधि थी, वो तो कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं हम कल्पित माध्य विधि की।
तो आपने जैसा कि देखा था कल्पित माध्य जो विधि है उसका पहले एक बार सूत्र लिख देता हूँ आप सभी के सामने, वापस से रिकॉल हो जाएगा कि माध्य एक्स बार बराबर होता है यहाँ पर कि a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। देखो सिग्मा एफ आई तो हमें यहाँ पर भी चाहिए, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया। ठीक है, हमारे पास एक तो a का मान चाहिए हमें, और एक हमें यहाँ पर अब डी आई का और एफ आई डी आई का, तीन मान हमें चाहिए। तो आपको जैसे बोला था कि a क्या होता है, कल्पित मान होता है, जो कि आप एक्स आई वाले मानों में से किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। अगर आपको माइनस वाले मान सूट कर जाते हैं कि आप माइनस वाली संख्या भी हल कर सकते हैं, तो आप जो a का मान है वो यहाँ बीच में से ले लो, बीच वाला मान लो 40 ले लो 50 ले लो। लेकिन आपको लगता है कि आप माइनस वाली संख्या को ठीक से सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो सीधी सी बात है, जो a का मान हो वो एक संख्या सबसे पहला अंक ले लो, काफी आसान हो जाएगा। a बराबर आप एक काम कर सकते हो, एक संख्या सबसे ऊपर वाला मान ले लो, आपके माइनस में मान नहीं आएंगे। अगर नीचे से लोगे तो फिर माइनस में मान आपके आ सकते हैं। और मैं आपको सिंपल मेथड पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं जो a का मान है वो सबसे ऊपर वाला मान है। ये a बराबर अपन ने ले लिया यहाँ पर 20, और di बराबर आपको लिखाया था मैंने कि di बराबर होता है xi माइनस a। तो देखा संगत मानों की बात होगी। जैसे सबसे पहले अपन इसके लिए निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर xi का मान कितना है 20, और a का मान तो फिक्स कर चुके हैं, तो 20 माइनस 20 यानी कि 0। जब 30 के लिए निकालेंगे तो xi का मान कितना है 30, यानी कि 30 माइनस a का मान तो फिक्स है, 30 माइनस 20 यानी कि 10। फिर xi का मान कितना हो चुका 40, 40 माइनस a का मान फिक्स है वही 20, तो 40 माइनस 20 यानी कि 20। देख सकते हो 10 का गेप चल रहा है, 0 10 20, अगले में 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60। आप चाहो चेक कर लो, xi का मान जो 80 है तो 80 माइनस a करोगे, 80 माइनस 20 कितना आता है 60। ये किसका मान आ गया आपके पास, डी आई का। लेकिन मान किसका चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई का, यानी क्या निकालना पड़ेगा पहले, अब एफ आई डी आई। तो निकालते हैं एफ आई डी आई। जो एफ आई डी आई है उसका मतलब, यानी कि आपको जो एफ आई है उसका गुणा करना है किसके साथ, डी आई के साथ। और वापस से वही बात कि संगत मान ही गुणा होंगे। कैसे, एफ आई के सामने 0 है तो 0 ही इससे गुणा होगा, तो 6 इंटू 0 यानी कि 0। फिर यहाँ एफ आई का मान 11 के सामने डी आई का मान कितना है 10, तो 10 11 110। फिर देखो एफ आई का मान 7 है, इसके सामने डी आई का मान 20 है, तो 7 दूनी 14 यानी कि 140। फिर देखो आप एफ आई का मान 4, इसके सामने डी आई का मान 30 है, तो 4 दिया 12 यानी कि 120। फिर देखो आप एफ आई का मान 4, इसके सामने डी आई का मान 40 है, तो 4 चौक 16 यानी कि 160। फिर 2 पंजे 10 यानी कि 100, 160। योग करते हैं सिग्मा एफ आई डी आई निकालने के लिए, तो देखो 0 की तो 0 ही रहेगी, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 के 9, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी कितना जा 690। ये किसका मान आ गया आप सभी के पास, सिग्मा एफ आई डी आई का। तो जैसा कि आपके पास अब एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई का मान आ चुका है, लिख देते हैं हम कि कल्पित माध्य विधि से माध्य एक्स बार पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है कि a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ये एक्स बार बराबर, देखो यहाँ पर a का मान कितना दिया था हम सभी ने 20 दिया था, तो a का मान जो है 20 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है 690, तो ये लिखा हमने 690 बटे सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी हमारे पास 35 35, तो बटे में 35। तो ये x बार बराबर 20 की जगह पे 20 प्लस, देखो 690 5 से कटा और 35 5 से कट रहा है, तो 690 5 से काटेंगे हम, 1 पंजे 5, 1 बचा 19 हो गए, 3 पंजे 15, 4 बजे 40 हो गए, 8 पंजे 40, 7 पंजे, यानी 20 प्लस 138 बटे 7, यानी x बार बराबर 20 प्लस, देखो 7 से काटते हैं, 1 7 7, 6 बच रहे
68 हो गए, 9 सत्ते 63, 5 बचेंगे, पॉइंट लगाया, 50 हो गए, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा 10, 1 सत्ते 7, x बार बराबर जब 20 प्लस 19.71 करेंगे तो देखो 7 एक तो ऐसा कैसे रहेगा कि यहाँ पे पॉइंट के बाद डबल जीरो लगी हुई, तो ये 7 पॉइंट देंगे, पॉइंट 0 9 तो 9 2 और 1 3, वही 39.71 जो इससे पहले हमारे पास प्रत्यक्ष विधि के द्वारा आया था। देखिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, जो भी मान है आप चाहे प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करो या कल्पित विधि से ज्ञात करो या पद वितरण से ज्ञात करो, हमेशा जो माध्य का मान आएगा वो एक जैसा ही आएगा, तो माध्य वही रहता है। ठीक है, तो ये कल्पित विधि आप सभी के सामने स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारी 2 वीडियो तो कंप्लीट हो चुकी हैं। एक हमारी प्रत्यक्ष विधि की बात कर ली हमने, सेकंड हम कल्पित माध्य विधि की बात कर चुके हैं। अब जो हमारा तीसरा मेथड है माध्य ज्ञात करना, तीसरी विधि उसका नाम है पद विचलन विधि। अब वही बात है, सबसे पहले आपको आपका फॉर्मूला रिकॉल करना है, दोबारा से देखना है। पद विचलन विधि जो है उसमें माध्य x बार बराबर होता है हमारे लिए a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू यही होता है। देखिए सिग्मा fi यहाँ भी काम आ रहा था, हमारे पास अभी भी लिखा हमारे पास, लेकिन ui का मान नहीं है और h का मान भी नहीं। अब आपको बताया था मैंने कि जो h का मान होता है वो तो वर्ग अंतराल होता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो अंतर मतलब 25 माइनस 15 को कितना है 10, 35 माइनस 25 को कितना है 10, यानी h का मान कितना है यहाँ पर। ठीक, अब बात करते हैं ui के मान को देखो कि भाई ui का मान कैसे निकालना था। तो याद करो हमने लिखा था यहाँ पर कि ui बराबर di बटे h, लिखा था क्या? हाँ बिल्कुल लिखा था। और h का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, h बराबर हमारे पास, ठीक कैसे आ रहा है 25 माइनस 15 करके देखो, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा के आप चेक कर लीजिए, h का मान निकल जाएगा। अब जो ui का मान निकलेगा वो भी संगत मान से निकलेगा। कैसे कि di का मान 0 यहाँ पर इसके संगत, 0 में 10 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। 10 में 10 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 20 में 10 का भाग 2 बार, 30 में 3 बार, 40 में 4 बार, 50 में 5 बार और 60 में कितनी बार 6 बार। ये किसका मान आ गया, ui का। लेकिन मान किसका चाहिए, सिग्मा fi ui का, यानी पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, fi ui हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बिठाना पड़ेगा मुझे अभी के लिए। तो पहले अपन fi ui ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए fi ui, वापस से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि संगत मानों को ही गुणा करना बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। स्टूडेंट्स कभी कभी गलतियां कर देते हैं, संगत मानों को गुणा नहीं करते हैं ठीक से। देखो यहाँ पर fi का मान 6, इसके संगत ui का मान 0 है, तो 6 इंटू 0 यानी कि 0, फिर 11 इंटू 1 यानी 11 11, 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 पंजे 10 और 1 छम। ठीक है, क्या करना था इसका सिग्मा, यानी इसका क्या करना है आपको योग। तो योग करते हैं, तो 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 के 9, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी 69, 69 इसका योग आता है। अब सूत्र लिख लेते हैं कि पद विचलन विधि से माध्य x बार, ये x बार बराबर कितना होता है कि a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h, यानी कि x बार बराबर a का मान कितना लिया हमने, वही 20 प्लस सिग्मा fi ui का मान कितना हमारे पास, ये रहा 69 बटे सिग्मा fi का मान कितना आता हमारे पास, ये रहा 35 इंटू h का मान कितना हमारे पास 10, तो इंटू में। ठीक है, अब देखिए कैसे सोल्व होगा। तो 35 कट रहा है 5 से कितनी बार, 7 बार, और 10 भी कट रहा है कितनी बार, 2।
यानी कि x बार बराबर 20 की जगह 20 प्लस की जगह 30। अब 69 गुणा करना है किससे? 2 से। तो 9 दूनी 18 के 8, हासिल का लगा 1, 2 छंग 12 और 1 13, यानी 138 और बटे में आ गया ये। अभी जस्ट इससे पहले वाले ही सवाल में जो हमने कल्पित माध्य विधि से किया था उसमें भी 138 बटे 7 आया। तो ये 20 प्लस इसका मान कितना भाग गया था, तो 19.71 है। यहाँ पर भी वही आना, यानी x बार अगर दोनों को जोड़ेंगे तो वापस से वही 39.71 आपके पास आ जाएगा। ये रहा आपके पास माध्य तीनों ही विधियों से। इस करके आपने अभी तीनों विधियों से माध्य देख ही लिया है। तीनों विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और परिविचलन विधि, तीनों विधियों से आपको माध्य निकाल के बता दिया गया है। एक बार और आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में अब आपको वर्ग दे रहा हूँ, ये एक सवाल है, इसमें भी आपको क्या याद करना है, यहाँ पर माध्य ही याद करना है। काफी आसान सा है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इस चीज से। माध्य याद करना है और तीनों ही विधियों से याद करना है। अगर आप इसका माध्य निकाल लेते हो इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है, और डेफिनेटली अगर मगर तो क्या होता है आप निकाल ही लोगे, डेफिनेटली आप निकाल लोगे। तो घर पे ट्राई करना और बेटा मेहनत से पीछे मत हटना। आपकी किताब पे ना जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्रश्न सवाल दे रखे हैं, आपको भी हल करना है, उनकी पूरी कोशिश करनी है। और बहुत जल्द टेलीग्राम के चैनल पर इन सब के जो सॉल्यूशन है वो आपको अवेलेबल भी हो जाए। लेकिन जब तक अवेलेबल नहीं होते हैं तब तक आप खुद से भी कोशिश करते रहें। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, आज के लिए काफ़ी है।